देश भर में अयोध्या मामले पर चल रही बहस के बीच सोमवार को इससे जुड़ा भूमि विवाद मामला सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन कुछ ही देर में सुनवाई टल गई। कोर्ट ने कहा कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले पर अपीलों की सुनवाई की तारीख सुप्रीम कोर्ट की एक उचित पीठ अगले साल जनवरी में तय करेगी। यानी अब ये मामला करीब 3 महीने के बाद ही कोर्ट में उठेगा। आज की सुनवाई में विवादित भूमि को 3 भागों में बांटने वाले 2010 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर होनी थी। आज अयोध्या मामले में कोर्ट ने जनवरी में इसको लिस्ट करने का आदेश दिया है। जब जनवरी में इसका जो भी डेट आएगा उस तारीख पर डे टू डे हियरिंग या आगे कैसे हियरिंग होगी उसका डेट फिक्स किया जाएगा। कोर्ट ने आज जो है हमारे लिहाज से बहुत सही ऑर्डर किया है। उन्होंने कहा है कि रेगुलर हियरिंग तब लग पाएगी जब इसके लिए स्पेशल बेंच बनाई जाए, और स्पेशल बेंच जनवरी में कौन चीज़ शुरू होगा तो फ्रेमवर्क करेगा कैसे केसेस डिसाइड किए गए हैं। इट विल टेक टाइम, क्योंकि इस मामले में मुमकिन है अध्यादेश लाया जाए, कोई पार्टी ला सकती है। आज की सुनवाई चीफ जस्टिस रंजन गोगोई समेत जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस KM जोसेफ की पीठ ने की थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा, मामले की तत्काल सुनवाई नहीं की जा सकती। इससे पहले पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने इस मामले की सुनवाई की थी। तब कोर्ट ने 2-1 के बहुमत से कहा था कि अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद का फैसला साक्ष्यों के आधार पर होगा और पूर्व का फैसला इस मामले में प्रासंगिक नहीं है। जिस तरह कानून है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर है, प्रॉपर हियरिंग के बाद हो, किसी ऐसे माहौल में ना हो कि जहां पर इस तरह के बयानबाजी हो रही है। हालांकि इस मामले में कोर्ट का फैसला कब तक आ पाएगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन राम मंदिर निर्माण के पक्षकारों और इसका समर्थन करने वाले दलों ने इस मामले की जल्द सुनवाई करने की अपील की। क्या लोगों को चाहिए था कि तत्काल इस पर निर्णय करें। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीना में इसको निर्णय हम चाहते थे। हम नहीं, सारा समाज चाह रहा है। कोर्ट पे किसी का दबाव नहीं है। कोर्ट जो भी करेगा वो जो है कोर्ट स्वतंत्र है। ना हमें अच्छा लगा ना हमें बुरा लगा। हम चाहते हैं कोर्ट फैसला करेगा, आज करे कल करे, कोर्ट को फैसला करना है, चाहे जितनी बार भी लटकाता रहे, कोर्ट ही फैसला करेगा। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जनवरी के पहले हफ्ते में केस लगेगा उपयुक्त बेंच के सामने। वो कोर्ट डिसाइड करेगी कि केस की सुनवाई कब शुरू हो। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दायर 14 अपीलों में भूमि विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2010 के फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें हाई कोर्ट ने अयोध्या स्थित विवादित जमीन की 2.77 एकड़ भूमि को तीनों पक्षकारों रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के बीच बांटने का आदेश दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में ये केस बीते 8 साल से है। अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामले में 27 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया था। तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस S अब्दुल नजीर की बेंच ने 2-1 के बहुमत से ये फैसला दिया था कि 1994 के संविधान पीठ के फैसले पर पुनर्विचार की जरूरत नहीं है, जिसमें कहा गया था कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अपील 7 साल से पड़ी हुई है और सुनते थे, अफवाहें उड़ती थी, चर्चा होती थी, अखबार में आता था कि दीपक मिश्र किसी स्टेज पर रेगुलर सुनवाई करेंगे। लेकिन एक छोटा सा इंटरवेंशन हो गया कि 1994 का जो फैसला है उस फैसले में जज ने ये कहा था कि नमाज के लिए मस्जिद जरूरी नहीं है। तो उस फैसले उसको फिर से उसको रिव्यू करने के लिए एक अपील आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुना और उसको कहा कि जो 94 का फैसला है वो फैसला ठीक है, उसको बदलने की जरूरत है, उस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। ये निर्णय के बाद 27 सितंबर को दीपक मिश्र की बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने केवल
जैसे आज एक लाइन का फैसला है, उसी तरह से उस दिन भी एक लाइन का ही फैसला था कि 29 तारीख से सुनवाई होगी। तो उसका अर्थ लोगों ने ये लगाया कि अब 29 तारीख को रेगुलर सुनवाई होगी। तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस अशोक भूषण की राय थी कि 1994 का इस्लाम फारूकी फैसला जमीन अधिग्रहण को लेकर था और इसका जमीनी विवाद से कोई लेना देना नहीं है। वहीं जस्टिस नजीर ने इससे असहमति जताते हुए कहा था कि 1994 के संविधान पीठ के फैसले पर पुनर्विचार हो और मामले को बड़ी संवैधानिक पीठ के पास भेजे जाने की जरूरत है। देखिए, मेन चीज़ ये है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है, ये मंदिर मस्जिद रिलीजियस चीज़ पे वो नहीं जा रहे हैं, वो इसको मान रहे हैं प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। जो 3 पार्टी 4 पार्टीज़ हैं वो ये कहती हैं कि ज़मीन हमारी है, मुस्लिम्स कहते हैं कि ज़मीन हमारी है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 ही चीज़ें जीरो इन करके इसको प्रॉपर्टी डिस्प्यूट माना है और हिंदुओं का कहना है कि ये प्रॉपर्टी हमारी हमेशा से रही है, हज़ारों हज़ार साल से। जबकि मुस्लिम ये कहते हैं कि ये हमारे नमाज पढ़ने की जगह है। तो एक चीज़ जो 1995 फारूकी केस में तय हुआ था कि क्या नमाज पढ़ने की जगह को सैक्रेड माना जाए या उसे हमेशा के लिए मुस्लिम्स की ज़मीन मान ली जाए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि नमाज पढ़ने के लिए कोई पर्टिकुलर जगह नहीं चाहिए, आप कहीं भी कुरान के हिसाब से नमाज पढ़ सकते हैं। मुस्लिम पक्षकार की ओर से दायर याचिकाओं में 1994 के संविधान पीठ के फैसले पर भी पुनर्विचार की अपील की गई थी। उनकी दलील थी कि 1994 के फैसले ने उनके मस्जिद में नमाज पढ़ने के अधिकार को छीन लिया है। मुस्लिम पक्ष का तर्क है कि अयोध्या विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर पड़ेगा, इसलिए पहले संविधान पीठ के उस फैसले पर विचार होना चाहिए जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में अयोध्या में भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने वाले इस्माइल फारूकी के मामले में दिए गए फैसले में कहा था कि नमाज के लिए मस्जिद इस्लाम धर्म का अभिन्न हिस्सा नहीं है, मुसलमान कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं। संविधान पीठ ने कहा था कि बड़े राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए असामान्य और असाधारण परिस्थितियों में किसी भी धार्मिक स्थल की तरह ही मस्जिद का अधिग्रहण भी हो सकता है, लेकिन अधिग्रहण के तहत लोगों को धार्मिक अधिकारों की भी रक्षा करनी होगी और ये ध्यान रखना होगा कि वो जमीन इतनी धार्मिक अहमियत न रखती हो। 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या एक्ट भूमि अधिग्रहण की संवैधानिकता पर सुनवाई करते हुए ये फैसला दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अयोध्या विवाद को 450 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकल पाया है। अयोध्या मामले को लेकर 4 टाइटल सूट दर्ज किए जा चुके हैं। पहली बार जनवरी 1950 में गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद अदालत में एक अपील दायर कर रामलला की पूजा अर्चना की विशेष अनुमति मांगी। इसी तरह एक और मुकदमा दिसंबर 1950 में महंत परमहंस रामचंद्र दास की ओर से दायर किया गया, जिसमें मांग की गई कि हिंदू प्रार्थनाएं जारी रखने के लिए और बाबरी मस्जिद में रामलला की मूर्ति को रखने की अनुमति मांगी गई थी। बाद में परमहंस दास ने मुकदमा वापस ले लिया। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने टाइटल सूट के लिए तीसरा मुकदमा दायर किया। इसमें निर्मोही अखाड़े ने विवादित स्थल को हस्तांतरित करने की मांग की। इसके बाद दिसंबर 1961 में उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बाबरी मस्जिद के मालिकाना हक के लिए चौथा टाइटल सूट मुकदमा दायर किया। फर्स्ट सूट वाज फाइल्ड बाय निर्मोही अखाड़ा इन द ईयर 1959 और हम लड़ रहे हैं 1885 से। आउटर कोर्ट यार्ड हमारे कब्जे में सदैव रहा है। आज निर्मोही अखाड़ा ना होता तो मुमकिन है ये लोग यहाँ हाजिर न होता है, जो 89 से पैदा हुए हैं। तो हमारा टाइटल सूट है और निर्मोही अखाड़ा का जो सूट है वो आउटर कोर्ट यार्ड से कामयाब है, वहाँ से कोई हमें हटा नहीं सकता। स्ट्रक डाउन किया हमारे रेट पर स्टेट गवर्नमेंट ने, और जो ऑर्डिनेंस आया है जिससे 71 एकड़ एक्वायर किया गया स्पेशल एक्विजिशन एरिया एक्ट 93 में, उसमें भी लिमिट कर दिया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के 5 जजेस ने हेडेड बाय बैंकर चलैया, उन्होंने ये डायरेक्शन इशू किया है कि द केसेस विच आर पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ द टाइटल सूट हैज टू बी डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट। अप्रैल 2002 में अयोध्या के विवादित स्थल पर मालिकाना हक को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 3 जजों की पीठ ने सुनवाई शुरू की।
2003 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अयोध्या में खुदाई की। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का दावा था कि मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष होने के प्रमाण मिले हैं। मुस्लिमों में इसे लेकर अलग अलग मत थे। 28 सितंबर 2010 को सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को विवादित मामले में फैसला देने से रोकने वाली याचिका खारिज करते हुए फैसले का मार्ग प्रशस्त किया। इसके बाद 30 सितंबर को जस्टिस सुधीर अग्रवाल, जस्टिस एस.यू. खान और जस्टिस डी.वी. शर्मा की बेंच ने अयोध्या विवाद पर अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने 2.77 एकड़ विवादित भूमि को 3 बराबर हिस्सों में बांटने का फैसला सुनाया। राम मूर्ति वाला पहला हिस्सा रामलला विराजमान को दिया गया। राम चबूतरा और सीता रसोई वाला दूसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़े को दिया गया और बाकी बचा हुआ तीसरा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया। बेंच ने इस फैसले के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को ही आधार माना था। इसके अलावा भगवान राम के जन्म होने की मान्यता को भी फैसले में शामिल किया गया था। अदालत ने ये फैसला भी सुनाया कि स्थिति 3 महीने तक बनाई रखी जानी चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या की विवादित जमीन पर दावा जताते हुए रामलला विराजमान की तरफ से हिंदू महासभा ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की। दूसरी तरफ सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भी हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इसके बाद कई और पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस दायर की थी। इन सभी पिटीशंस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मई 2011 को हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि विवादित साइट के आसपास 67 एकड़ क्षेत्र पर कोई धार्मिक गतिविधि नहीं होगी। बाद में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी पार्टियों को अयोध्या मंदिर विवाद के समाधान को खोजने के लिए नए प्रयास करने चाहिए और एक सुखद समझौते पर पहुंचने के लिए मध्यस्थता की पेशकश की जानी चाहिए। एक पूरी सदी से ज्यादा वक्त गुजरने के बावजूद अयोध्या विवाद एक ऐसा मसला है जो फिलहाल सुलझता दिखाई नहीं दे रहा है। हिंदुओं के पक्ष के मुताबिक राम जन्मभूमि पर 1528 में मस्जिद बनाई गई। अयोध्या में 1853 में ऐसा पहली बार हुआ जब अयोध्या में मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर सांप्रदायिक दंगे हुए। कुछ सालों बाद 1859 में इस विवाद को सुलझाने के लिए तत्कालीन शासक ने विवादित जगह को चारों तरफ से घेर दिया और स्थल को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिसके बाद दोनों समुदाय परिसर में इबादत और पूजा करने लगे। पहली बार 1885 में ये मामला अदालत में पहुंचा। महंत रघुवरदास ने याचिका दायर की जिसमें उन्होंने मांग की कि यहाँ मंदिर बनाने की अनुमति दी जाए, लेकिन तत्कालीन जज ने इसे खारिज कर दिया। राम मंदिर विवाद में अहम मोड़ 23 दिसंबर 1949 को आया और इसके बाद से विवाद गहरा होता चला गया। मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्तियां मिलने पर हिंदुओं में मंदिर बनाने की इच्छा प्रबल हुई। हिंदुओं का मानना था कि भगवान राम वहां प्रकट हुए हैं, जबकि मुस्लिमों का कहना था कि छिपकर ये मूर्तियां वहां रख दी गईं। अयोध्या को राम की जन्मभूमि मानी जाती है। अयोध्या में भी सिर्फ एक जगह है जिसको शताब्दियों से जन्मभूमि माना जाता है, वहाँ मंदिर बनते रहे हैं। इसके प्रमाण बहुत हैं। पुरातत्व के तो प्रमाण ही हैं, अभिलेखों के प्रमाण 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू हो जाते हैं, गुप्त काल से शुरू हो जाते हैं। अब बहुत फेमस है, रीवा का अभिलेख है, वो बहुत फेमस है। और एक्चुअली कोई भी स्ट्रक्चर हमेशा के लिए नहीं होता, वो गिरता है, रिपेयर होता है, बनाया जाता है, पुनर्निर्माण होता है। कोई आप मकान बनाइए तो ऐसा नहीं है कि वो 1000 साल चलेगा। इसी तरह से क्या होता है कि जब बाबरी मस्जिद के बारे में वहाँ लिखा हुआ था, बाबरी मस्जिद का जो इंस्क्रिप्शन था कि इस जगह पे तामीर करवाई गई ये मस्जिद मीर बाकी द्वारा, लेकिन जब मस्जिद तोड़ी गई तो वहीं से एक अभिलेख निकला जो 11वीं शताब्दी का है, जिस गढ़वालों के राजाओं का। गढ़वाल के राजा ने वो मंदिर, बहुत भव्य मंदिर बनाया और उसमें ये भी लिखा है उसी में कि पश्चिम से यवनों का और तुर्कों का आक्रमण देश के लिए बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। अब वो इंस्क्रिप्शन 11वीं शताब्दी का है, कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि आप 11वीं शताब्दी कोई ले जाके बना लेंगे। उससे ये बड़ा साफ साबित होता है कि मंदिर था वहाँ पे। जैसे जैसे ये विवाद बढ़ता गया वैसे वैसे सभी पक्ष अपनी तरफ से इसे पाने की कोशिश में जुट गए। विश्व हिंदू परिषद ने बाबरी मस्जिद के ताले खोलने और एक विशाल मंदिर के निर्माण के लिए अभियान शुरू किया। इसके लिए बाकायदा
एक समिति का गठन किया गया। इसके बाद 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद जिला न्यायाधीश ने विवादित स्थल पर हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दी। कोर्ट के आदेश पर ताले दोबारा खोले गए। इससे नाराज मुस्लिमों ने विरोध में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया। जून 1989 में बीजेपी ने विश्व हिंदू परिषद को औपचारिक समर्थन देना शुरू करके मंदिर आंदोलन को एक नया मोड़ दे दिया। वहीं 9 नवंबर 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने बाबरी मस्जिद के नजदीक शिलान्यास की इजाजत दे दी। इसके बाद 25 सितंबर 1990 को बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली। आडवाणी को बिहार के समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। अक्टूबर 1991 में उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह सरकार ने बाबरी मस्जिद के आसपास की 2.77 एकड़ भूमि अपने अधिकार में ले ली। 6 दिसंबर 1992 को बीजेपी, वीएचपी और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया, जिसके बाद पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। और इसको जरा अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जाइए, अकबर के ज़माने में हिंदुओं ने क्लेम किया, क्योंकि हुमायूं का काल तो बहुत छोटा सा था, बाबर के ज़माने में अकबर ने वहाँ एक चबूतरा बनवाया मस्जिद के प्रांगण में, सीता की रसोई कहलाने के नाम से। तो अकबर तक ने इस बात को माना कि हाँ यहाँ मंदिर था, और इसीलिए सीता की रसोई के नाम से इजाज़त दे दी वहाँ पूजा करने की। बाद में 1834 में बहुत दंगे हुए, वाजिद अली शाह के ज़माने में दंगे हुए, यहाँ तक कि मराठों और वाजिद अली शाह के बीच में एक संधि हुई थी कि अगर वाजिद अली शाह जीत जाते हैं तो अयोध्या, चूँकि अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई हो रही थी, मराठों ने वाजिद अली शाह का, तो वो लड़ाई में साथ देने की एक बहुत बड़ी ये थी कि अगर वाजिद अली शाह और मराठे जीत जाते हैं तो बाबरी मस्जिद सौंप दी जाएगी हिंदुओं को, जिससे वो मंदिर का निर्माण कर सकें। ये वाजिद अली शाह के ज़माने की बात मैं कह रहा हूँ। उसके बाद तो 1934 में फिर दंगे हुए थे, जिसमें जो मीनारें थी चारों, वो चारों मीनारें टूट गई थी। बाबरी मस्जिद को बहुत क्षत पहुँची थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे रिपेयर कराया, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड्स में मौजूद है कि कितना पैसा खर्च हुआ, कितने हज़ार रुपए खर्च हुए, कितने आना पाई खर्च हुआ, कितना टाइम लगा, वो रिपेयर हुआ, सब रिपेयर हुआ। तो ये 1948 के बाद से और समस्याएं बढ़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित बाबरी मस्जिद को तोड़ने की साजिश के आरोप में बीजेपी के 13 नेताओं पर केस चलाने का आदेश दिया। इसमें बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह और केंद्रीय मंत्री उमा भारती शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में लखनऊ और रायबरेली की अदालतों में ये मुकदमे अब एक साथ चलेंगे। इस मामले में सीबीआई ने आडवाणी और 20 अन्य के खिलाफ धारा 153A, 153B, 505 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था। इन लोगों पर धारा 120B के तहत आपराधिक साजिश का भी आरोप लगाया गया था, जिसे सीबीआई की एक विशेष अदालत ने हटा दिया था। इसका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी समर्थन किया था। इनमें से कई मुकदमे लखनऊ और रायबरेली में चल रहे हैं। 49 में तो केवल मूर्तियां रखी गई, फिर उसके बाद वो सब शांत हो गया। वहाँ एक बड़ा गेट लग गया, ताला लग गया। लेकिन 1986 में, संभवतः 6 फरवरी 1986 को राजीव गांधी के इशारे पर, उस समय के प्रधानमंत्री के इशारे पर, वो ताला खुल गया। ताला खुला और मंदिर और मस्जिद का जो विवाद है वो फिर से पैदा हो गया। उसके साथ ही विश्व हिंदू परिषद मंदिर का आंदोलन भी शुरू कर चुकी थी, तो ये विवाद चलता रहा। चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री थे तो उस समय हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के लोगों की करीब 6 राउंड बातचीत हुई। 6 राउंड। मुसलमान नेता ये कहते थे कि अगर आप इस बात का सबूत दे दीजिए, प्रमाण दे दीजिए कि वहाँ मंदिर था, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, तो हम अपना दावा छोड़ देंगे। अब प्रमाण की कमी नहीं है, ये प्रमाण अब आ गया है, आर्कियोलॉजिकल प्रमाण आ गया। बाबरी मस्जिद गिरने के 10 दिन बाद ही 16 दिसंबर 1992 को लिब्राहन आयोग का गठन किया गया। लिब्राहन आयोग को 16 मार्च 1993 को यानी 3 महीने में रिपोर्ट देने को कहा गया, लेकिन आयोग को रिपोर्ट देने में 17 साल लग गए।
इसी बीच पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कार्यालय में एक अयोध्या विभाग शुरू किया, जिसका काम विवाद को सुलझाने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों से बातचीत करना था। 30 सितंबर 2010 इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया। हालांकि 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। तब से मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट आपसी सहमति से मामला सुलझाने को भी कह चुका है, लेकिन इस पर अभी तक दोनों समुदाय में कोई सहमति नहीं बन सकी है।